हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल पर। तो साथियों, आज के क्लास में हम बिहार बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए क्लास ट्वेल्थ पॉलिटिकल साइंस का टॉप 20 जो है मिक्स सब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो है पार्ट 2 वीडियो को जो है हल करेंगे। और इसका पीडीएफ आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, वहां से पीडीएफ डाउनलोड करके इन सभी क्वेश्चनों को याद कर लीजिएगा। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए शीत युद्ध पर संक्षिप्त नोट लिखिए। शीत युद्ध पर संक्षिप्त नोट लिखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, हम आप लोग को बिल्कुल आसान भाषा में बताएंगे। तो देखिए, दूसरे विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका तथा सोवियत संघ के जो है बीच तनावपूर्ण स्थिति को, सोवियत संघ जो है पहले रूस को कहते थे, रूस को, ठीक है। तो सोवियत संघ तथा देखिए, अमेरिका तथा सोवियत संघ के बीच जो है तनावपूर्ण स्थिति को शीत युद्ध कहा जाता है। तो याद रखिएगा कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका तथा सोवियत संघ के बीच तनावपूर्ण स्थिति को शीत युद्ध कहा जाता है। देखिए, जो किसी समय जो है तीसरे विश्व युद्ध का मार्ग खोल सकती थी। यानी कि दोनों देशों के बीच इतना तनाव था कि किसी भी समय क्या हो सकता था कि तीसरे विश्व युद्ध का जो है मार्ग खोल सकती थी। तो याद रखिएगा कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका तथा सोवियत संघ के बीच तनावपूर्ण स्थिति को शीत युद्ध कहा जाता है, जो किसी समय तीसरे विश्व युद्ध का मार्ग खोल सकती थी। इसके बारे में याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, गुटनिरपेक्ष नीति यानी कि आंदोलन की व्याख्या कीजिए। तो गुटनिरपेक्ष नीति यानी कि आंदोलन के बारे में बताना है। तो देखिए, शीत युद्ध के दौरान विश्व सामान्यता 2 भागों में विभाजित हो गया। तो याद रखिएगा, शीत युद्ध के दौरान विश्व सामान्यता 2 भागों में विभाजित हो गया। देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका वाला पूंजीवादी गुट, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका वाला जो गुट था उसको पूंजीवादी गुट, और सोवियत संघ के नेतृत्व वाला साम्यवादी गुट। तो याद रखिएगा कि शीत युद्ध के दौरान विश्व सामान्यता 2 भागों में विभक्त हो गया। राज्य अमेरिका वाला जो है पूंजीवादी गुट, और सोवियत संघ के नेतृत्व वाला साम्यवादी गुट। देखिए, इस स्थिति में एशिया और अफ्रीका के स्वतंत्र राष्ट्रों ने अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए, यानी कि एशिया और अफ्रीका के जो है जो स्वतंत्र राष्ट्र थे, उन्होंने अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए, देखिए, दोनों महाशक्तियों के आर्थिक तथा सैनिक लाभ को प्राप्त करने के लिए एक नवीन आंदोलन को क्या किया, जन्म दिया, जिसे गुटनिरपेक्ष आंदोलन कहते हैं। तो याद रखिएगा, तो इसके बारे में याद रखिएगा सबसे पहले कि शीत युद्ध के दौरान विश्व सामान्यता 2 भागों में विभाजित हो गया। संयुक्त राज्य अमेरिका वाला पूंजीवादी गुट, और सोवियत संघ के नेतृत्व वाला साम्यवादी गुट। देखिए, इस स्थिति में एशिया और अफ्रीका के स्वतंत्र राष्ट्रों ने अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए दोनों महाशक्तियों से आर्थिक तथा सैनिक लाभों लाभों को प्राप्त करने के लिए, देखिए, एक नवीन आंदोलन को जन्म दिया, जिसे गुटनिरपेक्ष आंदोलन कहते हैं। तो इसके बारे में याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, प्रथम खाड़ी युद्ध पर एक टिप्पणी लिखिए। तो प्रथम खाड़ी युद्ध पर एक टिप्पणी लिखना है, मतलब प्रथम खाड़ी युद्ध के बारे में बताना है। तो देखिए, प्रथम खाड़ी युद्ध, तो देखिए, अगस्त 1990 में देखिए, इराक द्वारा कुवैत पर कब्जा कर लेने के बाद, यानी कि इराक ने क्या कर लिया, कुवैत पर कब्जा कर लिया। तो इराक द्वारा कुवैत पर जो देखिए कब्जा कर लेने के बाद, देखिए, अमेरिका की अगुवाई में नहीं, कि अमेरिका के नेतृत्व में राष्ट्र संघ की सहमति से, अमेरिका के नेतृत्व में और संयुक्त राष्ट्र संघ की सहमति से, देखिए, इराक के विरुद्ध यानी कि इराक के खिलाफ, देखिए, जो सैन्य अभियान चलाया गया उसे प्रथम खाड़ी युद्ध कहते हैं। तो सिंपल सा परिभाषा आप लोग को बताया है कि अगस्त 1990 में इराक द्वारा कुवैत पर कब्जा कर लेने के बाद, अमेरिका की अगुवाई में संयुक्त राष्ट्र संघ की सहमति से इराक के विरुद्ध में जो सैन्य अभियान चलाया गया उसे प्रथम खाड़ी युद्ध कहते हैं। देखिए, इसे ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, तो याद रखिएगा कि प्रथम खाड़ी युद्ध को, देखिए, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म या कंप्यूटर युद्ध या वीडियो गेम वार के नाम से भी जानते हैं। तो इन सभी बात को याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि प्रथम खाड़ी युद्ध को किन नामों से जाना जाता है, किन किन नामों से, याद रखिएगा, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म और कंप्यूटर युद्ध या वीडियो गेम वार के नाम से भी जानते हैं। जिसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, सोवियत संघ के विघटन से कोई 3 परिणाम लिखे। नहीं, सोवियत संघ के विघटन के बाद जो परिणाम हुआ, तो 3 परिणाम को लिखना है। देखिए, सोवियत संघ के विघटन के प्रमुख 3 परिणाम इस प्रकार है। देखिए, सोवियत संघ के विघटन के बाद एक एक जो है ध्रुवीयता ध्रुवीयता
हो गया, जैसा कि अमेरिका प्रभुत्व की स्थापना यानी कि सोवियत संघ का जब विघटन हो गया, जब सोवियत संघ टूट गया, तो टूटने के बाद क्या हुआ? विश्व एक ध्रुवीयता हो गया, नहीं कि पूरा विश्व जो है एक तरफ हो गया, मतलब अमेरिका के साइड में, मतलब अमेरिका की जो है प्रभुता का स्थापना हो गया, यानी कि प्रभुत्व अमेरिका का जो है पूरी तरह से विश्व में क्या हुआ? प्रभुत्व की स्थापना हो गई। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए, उदारीकरण और वैश्वीकरण की प्रवृत्तियों का तेजी से विस्तार हुआ, और उदारीकरण और वैश्वीकरण के प्रवृत्तियों का जो है तेजी से विस्तार हुआ। देखिए, स्वतंत्र स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल का गठन हुआ। तो याद रखिएगा, स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल का गठन हुआ। भारत को अपनी विदेश नीति में कुछ परिवर्तन करने पड़े, और भारत को अपनी विदेश नीति में कुछ परिवर्तन करने, तो यहाँ पर देखिए 3 का परिणाम पूछ रहे हैं, हम आप लोग को 4 बताए हैं, 3 आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति बुश द्वारा सुझाई गई नई विश्व व्यवस्था की क्या विशेषता है, अथवा नई विश्व व्यवस्था क्या है? तो इस क्वेश्चन को 2 तरह से पूछ सकता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति बुश द्वारा सुझाई सुझाई गई नई विश्व व्यवस्था की क्या विशेषता है? या पूछ लेगा कि नई विश्व व्यवस्था क्या है? तो याद रखिएगा, काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, 1990 में अमेरिकी राष्ट्रपति बुश ने, तो याद रखिएगा, 1990 में अमेरिकी राष्ट्रपति बुश ने नई व्यवस्था का चित्र प्रस्तुत किया। तो याद रखिएगा, नई व्यवस्था का जो है चित्र किसने प्रस्तुत किया? 1990 में अमेरिकी राष्ट्रपति बुश ने, देखिए, नई जो है विश्व व्यवस्था का चित्र प्रस्तुत किया। देखिए, उसने क्या कहा कि देश भय या आतंक मुक्त हो। तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो है बुश जी का कहना था कि देश क्या हो? देश भय यानी कि डर और आतंक से क्या हो? मुक्त हो। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय शांति यानी कि 2 देशों के बीच क्या रहे? शांति रहे और सुरक्षा को सुनिश्चित किया किया जाए। यानी कि 2 देशों के बीच कोई तनावपूर्ण स्थिति है, तो उसको शांति और सुरक्षा क्या किया जाए? सुनिश्चित किया जाए। देखिए, विधि का शासन हो, यानी कि विधि का शासन हो, यानी कि जनता का शासन हो। विश्व के सभी राष्ट्र जो है स्वतंत्र और न्याय को बनाए रखने में अपनी दायित्व का निर्वहन करें, और विश्व के जो है सभी राष्ट्र जो है स्वतंत्र और न्याय को बनाए रखने में अपनी दायित्व का क्या करें? निर्वहन करे। तथा देखिए, तथा सबल सबल राष्ट्र यानी कि जो मजबूत राष्ट्र है, वो सबल राष्ट्र उसको कहते हैं, जो मजबूत राष्ट्र है, वो निर्बल राष्ट्र यानी कमज़ोर राष्ट्र के अधिकारों को क्या करे? सम्मान करे। तो ये जो है अमेरिकी राष्ट्रपति बुश का जो है नई व्यवस्था है, इनके बारे में आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, प्रथम खाड़ी युद्ध के प्रभाव का वर्णन करें। तो प्रथम खाड़ी युद्ध के प्रभाव क्या हुआ? तो देखिए, प्रथम खाड़ी युद्ध के प्रभाव इस प्रकार है। तो देखिए, क्या हुआ कि इराक में सद्दाम हुसैन के देखिए अधिनायकवादी शासन का अंत हो गया। यानी इराक में जो सद्दाम हुसैन का जो अधिनायकवादी शासन चल रहा था, उसका क्या हो गया? प्रथम ख खाड़ी युद्ध के बाद उसके शासन का अंत हुआ। देखिए, जनसंहारक हथियारों को नष्ट तथा आतंकवादियों का सफाया हुआ। तो उसके बाद क्या हुआ? जनसंहारक जो हथियार था उसको नष्ट कर दिया गया, और आतंकवादियों का सफाया कर दिया गया, ठीक है? तो आतंकवादियों का सफाया हुआ। देखिए, इराक के तेल क्षेत्रों और संसाधनों को सुरक्षित किया गया, और इराक का जो तेल क्षेत्र था और उसके संसाधनों को सुरक्षित किया गया। देखिए, अमेरिका का सैन्य वर्चस्व स्थापित हो गया, और अमेरिका का क्या हो गया? सैन्य वर्चस्व स्थापित हो गया। इस प्रकार प्रथम खाड़ी युद्ध के प्रभाव का याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, क्षेत्रीय संगठनों को बनाने के क्या उद्देश्य है? तो क्षेत्रीय संगठनों को बनाने में क्या क्या उद्देश्य है? देखिए, क्षेत्रीय संगठनों को बनाने के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार है। तो फर्स्ट पॉइंट याद रखिएगा कि क्षेत्रीय संगठनों का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य यह रहा है कि देखिए, परस्पर सहयोग के द्वारा विकास के लक्ष्य को प्राप्त किया जाए। यानी कि आपस में एक-दूसरे को सहयोग करके क्या किया जाए? कि विकास के जो है लक्ष्य को प्राप्त किया जाए। उसके बाद देखिए, आपसी विवादों, समस्याओं को मिल-जुल कर दूर किया जाए। अगर 2 देशों के बीच किसी प्रकार के विवाद है, समस्या है, तो उससे मिल-जुल कर क्या किया जाए? दूर किया जा सकता है। देखिए, क्षेत्रीय संगठन अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों और अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए भी संगठित होते हैं। देखिए ब्रिक्स संगठन उभरती शक्तियों जैसे ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका का संगठन है, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को और अधिक न्यायपूर्ण बनाने की माँग करती है। तो आप लोग क्षेत्रीय संगठन के उद्देश्य को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, कारगिल युद्ध क्या है? विवेचना कीजिए। तो कारगिल युद्ध क्या है? विवेचना करने का मतलब ये हुआ कि उसका वर्णन करना है। देखिए, कारगिल युद्ध, देखिए 1999 के शुरुआती महीनों में, याद रखिएगा, 1999 के शुरुआती महीनों में भारतीय इलाकों की नियंत्रण नियंत्रण सीमा रेखा के कई ठिकाने जैसे द्रास हो गया, मस्कोवा हो गया, उसके बाद काक्सर हो गया और बाल्टिक पर पाकिस्तानी सेना की मदद से देखिए अपने अपने को मुजाहिदीन बताने वाले ने कब्जा कर लिया। तो याद रखिएगा
कि 1999 के शुरुआती महीने में भारतीय इलाकों के नियंत्रण सीमा रेखा के कई ठिकाने जैसे द्रास, मस्कोहा, कास्कर और बाल्टिक सागर पर पाकिस्तानी सेना की मदद से जो है, जो अपने आप को मुजाहिदीन बताने वाले ने क्या कर लिया, कब्ज़ा कर लिया था। देखिए, इन मुजाहिदीन के रूप में पाकिस्तानी सेना थे और इन मुजाहिदीन के रूप में क्या थे, पाकिस्तानी सेना थी। देखिए, भारतीय सेना ने वीरतापूर्वक कार्रवाई करते हुए घुसपैठियों को अपने क्षेत्र से निकाला और उस पर क्या हुआ कि उसके बाद देखिए भारतीय सेना ने वीरतापूर्वक कार्रवाई करते हुए घुसपैठियों को अपने क्षेत्र से बाहर बाहर किया और देखिए अब भारत और पाकिस्तान के बीच जो है घोषित घोषित जो है औपचारिक युद्ध नहीं माना जाता है, यानी कि भारत और पाकिस्तान के बीच ये जो है घोषित औपचारिक युद्ध नहीं माना जाता है, ठीक है? और इसे ही क्या कहते हैं, आज हम कारगिल युद्ध के नाम से जानते हैं। तो कारगिल युद्ध के बारे में आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, विश्व बैंक के प्रमुख कार्यों का वर्णन करें। तो देखिए, इस इस बैंक की गतिविधि प्रमुख रूप से विकासशील देशों से संबंधित है, यानी कि विश्व बैंक के जो गतिविधि है, प्रमुख रूप से विकासशील देशों से संबंधित है। देखिए, यह बैंक मानवीय विकास जैसे शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, कृषि हो गया और ग्रामीण विकास, देखिए पर्यावरण सुरक्षा, आधारभूत ढाँचा, सड़क विकास, बिजली तथा सुशासन के लिए काम करता है। तो याद रखिएगा कि विश्व इ इस बैंक की गतिविधियों प्रमुख रूप से विकासशील देशों से संबंधित संबंधित हैं और देखिए यह जो है बैंक मानवीय विकास, देखिए स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और ग्रामीण विकास, पर्यावरण सुरक्षा, आधारभूत ढाँचा, सड़क सड़क हो गया, शहर विकास, बिजली तथा सुशासन के लिए काम करता है। देखिए, यह अपने सदस्य देशों को अ, आसन आस आसान शर्तों पर ऋण और अनुदान देता है। यानी कि जो विश्व बैंक के सदस्य देश हैं, उसको अपने सदस्य देशों को आसान शर्तों शर्तों पर क्या करता है, ऋण अनुदान करता है और ज़्यादा गरीब देशों को जो है, ये अनुदान वापस नहीं करने पड़ते और जो ज़्यादा गरीब देश होते हैं, उनको ये अनुदान वापस नहीं करते हैं। तो विश्व बैंक के प्रमुख कार्य याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन से क्या तात्पर्य है? यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के बारे में बताना है। तो देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन, तो देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसको देखिए डब्ल्यूएचओ के नाम से भी जानते हैं। देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ की एक विशेष एजेंसी है। तो याद रखिएगा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है, संयुक्त राष्ट्र संघ की एक विशेष एजेंसी है, जो विश्व के स्वास्थ्य के लिए समर्पित है। यानी कि पूरे विश्व के जो है स्वास्थ्य के लिए क्या है, समर्पित है। देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना वर्ष 1948 में की गई। ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब की गई? तो याद रखिएगा वर्ष 1948 में की गई। देखिए इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कि डब्ल्यूएचओ या पूछ लेगा विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखिएगा इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। देखिए यह विश्व के पिछड़े और निर्धन देशों में महामारियों के नियंत्रण, आवश्यक दवाओं के वितरण, शिशुओं के लिए स्वास्थ्य के विशेष उपाय एवं स्वास्थ्य संबंधी चेतना चेतना के महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के बारे में आप लोग याद रखिएगा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की एक विशेष एजेंसी है, जो विश्व के स्वास्थ्य के लिए समर्पित है। देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना वर्ष 1948 में की गई। इसका मुख्यालय देखिए जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। यह विश्व के पिछड़े हो गया निर्धन देशों के में महामारियों के नियंत्रण, आवश्यक दवाओं के वितरण, शिशुओं के लिए देखिए स्वास्थ्य के विशेष उपाय एवं स्वास्थ्य संबंधी चेतना प्रसार के लिए महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए पूछता है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? तो एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए एमनेस्टी इंटरनेशनल, देखिए यह मानव अधिकारों की सुरक्षा हेतु ब्रिटेन में स्थापित एक सरकारी संगठन है, कि सरकारी संगठन नहीं है, गैर सरकारी संगठन है। तो याद रखिएगा एमनेस्टी इंटरनेशनल देखिए यह मानव अधिकारों की सुरक्षा हेतु ब्रिटेन में स्थापित एक गैर सरकारी क्या है, संगठन है, कि सरकारी संगठन नहीं है, गैर सरकारी है। देखिए यह पूरे विश्व में मानव अधिकारों की रक्षा से जुड़ी रिपोर्ट तैयार कर और प्रस्तावित करता है और यह रिपोर्ट क्या करता है, यह संगठन क्या करता है कि पूरे विश्व में मानव अधिकारों की रक्षा से जुड़ी रिपोर्ट तैयार और प्रकाशित करता है। देखिए इस रिपोर्ट में सरकार द्वारा किया जा रहे दुर्व्यवहार पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, यानी कि सरकार कोई दुर्व्यवहार करता है, तो उस पर क्या किया जाता है, ज़्यादा जोर दिया जाता है, इसलिए यह रिपोर्ट सरकार को नाबागार लगती है। इसलिए यह रिपोर्ट क्या लगती है, सरकार को नाबागार लगती है। इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा निश्चित रूप से, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ह्यूमन राइट्स वॉच क्या है? तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ह्यूमन राइट्स वॉच, देखिए यह अमेरिका का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन है। तो याद रखिएगा ह्यूमन राइट्स वॉच जो है, यह अमेरिका का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन है।
देखिए, यह दुनिया भर के मीडिया का ध्यान मानव अधिकारों के उल्लंघन की ओर खींचता है। यानी कि दुनिया भर के कोई भी मीडिया अगर मानव अधिकारों को उल्लंघन करता है, तो उसको ये अपने क्या करता है, उस पर ये ध्यान देता है, ठीक है? जो मानव अधिकारों को उल्लंघन की ओर खींचता है। देखिए, इनसे इनसे बारूदी सुरंगों पर रोक लगाने के लिए देखिए, तो इसने क्या किया, इसने बारूदी सुरंग जो बारूदी सुरंग होते हैं, उस पर रोक लगाने के लिए देखिए लगाने के लिए और देखिए बाल सैनिकों के प्रयोग रोकने के लिए और अंतर्राष्ट्रीय दंड न्यायालय स्थापित करने के लिए अभियान चलाने में मदद की। तो ह्यूमन राइट्स वॉच के बारे में याद रखिएगा, यह अमेरिका का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन है। यह दुनिया भर के मीडिया का ध्यान मानवाधिकारों के उल्लंघन की ओर खींचता है। देखिए इसने देखिए बारूदी सुरंगों पर रोक लगाने के लिए, बाल सैनिकों का प्रयोग प्रयोग रोकने के लिए और अंतर्राष्ट्रीय दंड न्यायालय स्थापित करने के लिए जो है अभियान चलाने में मदद की थी। इसके बारे में याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, परमाणु प्रसार संधि क्या है? तो परमाणु प्रसार संधि क्या है? तो देखिए परमाणु प्रसार संधि, देखिए जिसको एनपीटी भी कहते हैं, ठीक है? एनपीटी जिसको परमाणु प्रसार संधि। क्या देखिए, विभिन्न परमाणु संयंत्र देश यानी कि विभिन्न जो परमाणु संयंत्र देश है, जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूसी संघ और चीन के बीच किया गया समझौता है। तो याद रखिएगा परमाणु प्रसार संधि किन देशों के बीच किया गया समझौता है? तो अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, रूसी संघ और चीन के बीच किया गया समझौता है। देखिए, इस संधि के तहत देखिए जिन जिन देशों ने 1967 में पूर्व परमाणु अस्त्र बना लिए, यानी कि इन देशों ने इन संधि के तहत जिन देशों ने 1967 से पहले यानी कि 1967 से पहले परमाणु अस्त्र बना लिए थे या इनका परीक्षण कर लिया था, उन्हें उन्हें इन हथियारों को रखने की अनुमति दे दी गई। यानी कि जो देश 1967 से पहले परमाणु अस्त्र बना लिए हैं, उनको जो है कि यह हथियार रखने की अनुमति दे दी गई। लेकिन देखिए जो जो देश 1967 तक ऐसा नहीं कर पाए, उन्हें ऐसा करने को ऐसे हथियार हासिल करने के अधिकार से वंचित किया गया। यानी कि जो देश 1967 से पहले परमाणु अस्त्र बना लिए हैं, वो परमाणु अस्त्र रख सकते हैं, लेकिन उस यहाँ 1967 तक जो देश ऐसा अस्त्र नहीं बना चुके हैं, उन्हें ऐसे हथियार को हासिल करने से करने के अधिकार से क्या किया गया? वंचित किया गया, ठीक है? देखिए तथा तथा रूस और अमेरिका को अपने परमाणु परमाणु हथियारों की संख्या कम करना होगा। और इसमें एक बात और कहा गया कि रूस और अमेरिका को अपने परमाणु हथियारों की संख्या कम करना होगा। तो परमाणु प्रसार संधि के बारे में आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, मानव सुरक्षा से क्या तात्पर्य है? यानी कि मानव सुरक्षा से आप क्या समझते हैं? देखिए, मानव सुरक्षा, देखिए बाहरी आक्रमण के साथ-साथ भीतरी तत्व जैसे दरिद्रता हो गया, बेकारी हो गया, भुखमरी हो गया, लोगों की पलायन, सामाजिक विखंडन इत्यादि से मानव को सुरक्षा प्रदान करना मानव सुरक्षा कहलाता है। तो याद रखिएगा, बाहरी आक्रमण के साथ-साथ भीतरी तत्व जैसे दरिद्रता, बेकारी, भुखमरी, लोगों का पलायन, सामाजिक विखंडन आदि से मानव को सुरक्षा प्रदान करना मानव सुरक्षा कहलाता है। देखिए, राज्य का दायित्व यानी कि राज्य सरकार जो होते हैं, राज्य का दायित्व है कि अपने प्रदेश को सुरक्षा के साथ मानवों के ऐसे भयंकर दोषों या कष्टों से बचाए। यानी कि जो राज्य सरकार होते हैं, उसका दायित्व होता है, यानी कि उसका कर्तव्य होता है कि अपने प्रदेश की सुरक्षा के साथ मानवों को ऐसे भयंकर दोष जैसे दरिद्रता हो गया, बेकारी हो गया, भुखमरी हो गया, लोगों का पलायन, सामाजिक विखंडन, दोषों से क्या हो? बचाए। देखिए, मानव अधिकारों की रक्षा की जाए और साझी संपत्ति और पर्यावरण भी सुरक्षित किया जाए। तो मानव सुरक्षा के बारे में आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, साझी त्रासदी का क्या तात्पर्य है? तो साझी त्रासदी का क्या तात्पर्य है? देखिए साझी त्रासदी, देखिए साझी संपदा अ, देखिए जिस जिस पर समुदाय के सभी लोगों का अधिकार हो, यानी कि जिस संपत्ति पर देखिए समुदाय के सभी लोगों का अधिकार हो, लेकिन अगर किन्हीं किन्हीं लोगों ने स्वार्थवश देखिए लूट-मार मचा दी, तो उनका नाश होने से सभी को हानि पहुँचेगा, जिसे साझी त्रासदी करने की जिससे सभी को हानि पहुँचता है, उसी को साझी त्रासदी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, साझी संपदा वह संपदा है जिस पर समुदाय के सभी लोगों का अधिकार हो, लेकिन अगर किन्हीं लोगों ने स्वार्थवश लूट-मार मचा दी, तो उनका नाश होने होने से सभी को हानि पहुँचेगी, जिसे साझी त्रासदी कहा जाता है। तो इसके बारे में याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओज़ोन परत क्या है? तो ओज़ोन परत देखिए पृथ्वी की सतह से 10 किलोमीटर से 40 किलोमीटर तक वायुमंडल में फैली हुई है। तो याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओज़ोन परत पृथ्वी की सतह से कितना किलोमीटर तक फैली हुई है? तो याद रखिएगा, पृथ्वी की सतह से 10 किलोमीटर से 40 किलोमीटर तक वायुमंडल में फैली हुई है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे समताप मंडल कहा जाता है। देखिए, यह पृथ्वी पर सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है, और जो ओज़ोन परत होते हैं, या पृथ्वी पर जो है सूर्य की जो हानिकारक
पराबैंगनी किरणों को क्या होते हैं कि पृथ्वी पर आने से रोकती है, इसलिए इसलिए इसे पृथ्वी का कवच भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, ओज़ोन परत को पृथ्वी का कवच भी कहा जाता है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए विकास संबंधी गांधी जी और नेहरू के विचारों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो विकास से संबंधित गांधी जी और नेहरू के विचारों में क्या करना है? अंतर स्पष्ट करना है। तो देखिए विकास विकास से यहाँ पर होगा विकास से संबंधित गांधी जी के विचार। तो देखिए गांधी जी के क्या विचार थे? देखिए गांधी जी के विचार में भौतिक विकास के साथ-साथ आध्यात्मिक और सांस्कृतिक स्तरों का भी विकास हो। तो याद रखिएगा गांधी जी का मतलब विचार क्या था कि भौतिक विकास यानी कि फैक्ट्री लगे, संसाधन हो, उसके साथ-साथ देखिए आध्यात्मिक और सांस्कृतिक स्तरों पर भी क्या हो? विकास हो। कुटीर उद्योग को महत्व को समझा जाए और कुटीर उद्योग जो कि परिवार के सदस्यों के सहयोग से चलाए जाते हैं, उसके महत्व को समझा जाए। देखिए भारी स्तर पर औद्योगीकरण ना हो, यानी कि भारी स्तर पर औद्योगीकरण ना हो, कृषि के विकास को सर्वाधिक महत्व दिया जाए और कृषि के विकास को सर्वाधिक महत्व दिया जाए, जबकि इसके विपरीत नेहरू के विचार में आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक विकास का कोई जगह नहीं है। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के विकास में देखिए आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विकास का कोई जगह नहीं है। देखिए सारा जोर औद्योगिकरण पर है, मिश्रित अर्थव्यवस्था को की प्रशंसा की गई है और उसमें क्या की गई है? मिश्रित अर्थव्यवस्था की प्रशंसा की गई है। तो गांधी जी विकास संबंधी गांधी जी के विचार और विचारों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो याद रखिएगा गांधी जी और नेहरू के विचारों में अंतर स्पष्ट कीजिए, तो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नियोजन द्वारा विकास संबंधी नेहरू के विचारों का उद्देश्य क्या है? तो नियोजन द्वारा विकास संबंधी नेहरू के विकासों का क्या उद्देश्य है उसको लिखना है। तो देखिए नेहरू समाजवादी विचारधारा से प्रभावित थे, यानी भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे स्वतंत्र भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो समाजवादी विचारधारा से प्रभावित थे। देखिए उन्होंने नियोजन के द्वारा देश के विकास का रास्ता चुना और उन्होंने क्या किया? नियोजन के द्वारा देश के विकास का रास्ता चुना। देखिए देश में गरीबी, बेकारी, भुखमरी और अज्ञानता जैसे दोषों को दूर करके साधारण लोगों को नियोजन का लाभ प्राप्त हो सके। तो उन्होंने क्या किया कि गरीबी हो गया, भुखमरी हो गया, अज्ञानता हो गया, जैसे दोष को दूर करके साधारण लोगों को नियोजन का लाभ प्राप्त हो सके, इसके लिए इसके पीछे कुछ उद्देश्य निम्न थे जो इस प्रकार है। तो पहला उद्देश्य है, देखिए आर्थिक क्षेत्र में राज्य के प्रतिबंध को बढ़ाया गया, जिससे बाजार पर राज्य का कठोर प्रतिबंध स्थापित हुआ। हर काम के लिए सरकार से लाइसेंस या परमिट कोटा लेना ज़रूरी हो गया। तो उसमें क्या हुआ कि उसके बाद देखिए आर्थिक क्षेत्र में राज्य के प्रतिनिधि को बढ़ाया गया, ठीक है? और जिससे बाजार पर देखिए राज्य का कठोर क्या हो गया? प्रतिबंध स्थापित हुआ और हर काम के लिए सरकार से लाइसेंस या परमिट कोटा लेना ज़रूरी हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए विदे विदेशी पूँजी व तकनीक के प्रवेश पर रोक लगा दी गई और विदेशी पूँजी, विदेशी वस्तु हो गया और विदेशी तकनीक पर क्या कर दिया गया? रोक लगा दी गई, ताकि देशी उद्योगों के हितों सुरक्षित रहे, ताकि देशी उद्योग को जो हित है वो सुरक्षित रहे, ठीक है? निजी क्षेत्र को नियंत्रित करके सार्वजनिक क्षेत्र को बढ़ावा दिया गया, यानी कि निजी क्षेत्र, कोई प्राइवेट कंपनी है तो उसको सरकारी क्षेत्र में बदलने को क्या किया गया? बढ़ावा दिया गया। देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था का नमूना स्थापित किया गया और मिश्रित अर्थव्यवस्था का नमूना स्थापित गया। देखिए यदि आवश्यक हो तो जनहित में कानून की सख्ती से तथा उचित क्षतिपूर्ति देकर निजी संपत्ति को राष्ट्रीयकरण करना, ठीक है? तो और आवश्यकता हुआ तो क्या होगा कि जनहित में कानून की सख्ती तथा उचित क्षतिपूर्ति देकर जो है संपत्ति को राष्ट्रीयकरण करना, ठीक है? तो ये क्या थे कि नेहरू के द्वारा जो है नेहरू के विचारों के उद्देश्य नियोजन द्वारा विकास संबंधी नेहरू के विचारों के जो है वर्णन किया गया है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए हरित क्रांति क्या थी? हरित क्रांति क्या थी? हरित क्रांति एक सकारात्मक और एक नकारात्मक परिणाम को लिखे। तो देखिए हरित क्रांति, देखिए देश देश में सभी को भोजन उपलब्ध कराने के लिए, तो याद रखिएगा देश में सभी को भोजन उपलब्ध कराने के लिए खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि की आवश्यकता थी। तो याद रखिएगा कि देश की बहुत बड़ी जनसंख्या है और उसमें देखिए क्या किया गया कि उस समय की सभी को भोजन उपलब्ध कराने के लिए खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि की आवश्यकता थी। देखिए सरकार ने इसके लिए 60 के दशक में किसानों किसानों की किसानों को गुणवत्ता के बीज, उर्वरक, कीटनाशक और बेहतर सिंचाई सुविधाएँ उपलब्ध कराए। और सरकार ने क्या किया? सरकार ने इसके लिए उर्वरक हो गया, कीटनाशक हो गया और बेहतर सिंचाई सुविधाएँ उपलब्ध कराई। देखिए, इससे खाद्यान्न उत्पादन के क्षेत्र में व्यापक यानी कि काफ़ी वृद्धि हुई, जिसे क्या कहते हैं? हरित क्रांति कहते हैं।
अब देखिए हरित क्रांति के एक सकारात्मक परिणाम था कि इससे खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया। तो हरित क्रांति का सकारात्मक प्रभाव याद रखेगा कि इससे क्या हुआ, देश खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया। उसके बाद देखिए देखिए इसका नकारात्मक परिणाम यह था कि इसका इसका लाभ देश के कुछ ही चुने गए क्षेत्र में मिला, और इसका नकारात्मक प्रभाव यह था कि इसका लाभ जो है देश के कुछ चुने गए क्षेत्रों को ही मिला। अब देखिए इसके यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्टिव पॉइंट बताए गए हैं, इसको आप लोग निश्चित रूप से याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए विश्व हरित क्रांति की शुरुआत कब हुआ? 1960 के दशक में, और उसका जनक कौन थे? नॉर्मन बोरलॉग। उसके बाद देखिए भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1967 से 68 ईस्वी में हुआ, और उसका जनक थे डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। और उसके बाद देखिए भारत में श्वेत क्रांति, यहाँ पर याद रखिएगा श्वेत, भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत देखिए कब हुआ? तो 13 जनवरी 1970 को जनक कौन थे? वर्गीज कुरियन। तो इन तीनों पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है 5 मार्च के लिए। तो देखिए लोकतंत्र के लिए राजनीतिक दल क्यों आवश्यक है? तो लोकतंत्र के लिए राजनीतिक दल क्यों आवश्यक है? ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए लोकतंत्र के लिए राजनीतिक दल आवश्यक है क्योंकि किसी भी देश का विकास वहाँ के राजनीतिक दलों की स्थिति पर निर्भर करता है। तो याद रखिएगा कि लोकतंत्र के लिए राजनीतिक दल आवश्यक है क्योंकि किसी भी देश का देखिए विकास वहाँ के राजनीतिक दलों की स्थिति पर निर्भर करता है। देखिए राष्ट्रीय विकास के लिए जनता को जागरूक, समाज समाज एवं राज्य में एकता एवं राजनीतिक स्थायित्व का होना आवश्यक होता है। तो याद रखिएगा कि राष्ट्रीय विकास के लिए देखिए जनता का जागरूक, समाज एवं राज्य में एकता एवं राजनीतिक स्थायित्व का देखिए होना क्या होता है? आवश्यक है। ठीक है। देखिए इन सभी कार्यों में राजनीतिक दल अहम भूमिका निभाते हैं, और इन सभी कार्यों में राजनीतिक दल अहम भूमिका निभाते हैं। देखिए राष्ट्रीय विकास के लिए राज्य एवं समाज में एकता स्थापित होना आवश्यक होता है, और राष्ट्र के विकास के लिए राज्य और समाज में एकता स्थापित होना आवश्यक होता है। देखिए राजनीतिक दल में विभिन्न जातियों, धर्मों, वर्गों एवं लिंग के सदस्य होते हैं, और राजनीतिक दल में क्या होते हैं कि विभिन्न जातियों हो गया, धर्मों हो गया, वर्गों एवं लिंग के सदस्य होते हैं। देखिए देखिए ये सभी अपनी अपनी जाति, धर्म, वर्ण एवं लिंग का प्रतिनिधित्व करते हैं, और ये सभी क्या करते हैं? अपनी अपनी जाति हो गया, धर्म हो गया, वर्ण हो गया एवं लिंग का क्या करते हैं? प्रतिनिधित्व करते हैं। देखिए ये प्रतिनिधि किसी भी तरह के विवाद उत्पन्न होने पर तत्काल समाधान करते हैं, और ये प्रतिनिधि क्या करते हैं कि किसी भी तरह का विवाद उत्पन्न हुआ तो उसको तत्काल क्या कर देते हैं? समाधान कर लेते हैं, जिससे राज्य में एकता कायम रहती है। देखिए राजनीतिक दल लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, और जो राजनीतिक दल होते हैं वो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। जनता के विभिन्न समस्याओं के समाधान में राजनीतिक दल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और जनता के जो समस्या होते हैं उन समस्याओं के समाधान में राजनीतिक दल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए लोकतंत्र के लिए राजनीतिक दल क्या है? आवश्यक है। इसलिए लोकतंत्र के लिए राजनीतिक दल आवश्यक है। तो वीडियो कैसा लगा है आप लोग को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसका पीडीएफ आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। पीडीएफ वहाँ से डाउनलोड करके सभी क्वेश्चनों को नोट्स बनाकर याद कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।